हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना क्लास लर्न विथ आत्मानंद में। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो। आज हम कंप्यूटर का दूसरा चैप्टर देखेंगे। कल हम पहला चैप्टर देखे थे, आज दूसरा चैप्टर देखेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना क्या है, हमको पढ़ना आज क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना, यानी कंप्यूटर किन संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि हर एक चीज़ को बनने में बहुत सारा चीज़ मिलकर बना हुआ रहता है, तो ये कंप्यूटर किस किस चीज़ को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, वही हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है आगे। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। क्या करा कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव मतलब कंपोनेंट का मतलब हुआ जैसे कि मोबाइल बनने में क्या लगता है, तो मोबाइल का बैटरी लगता है, मोबाइल में कैमरा रहता है, मोबाइल में ग्लास रहता है। उसी तरह से कंप्यूटर को भी बनने में बहुत सारा अवयव शामिल किया जाता है, कंपोनेंट शामिल किया जाता है, और वो सब चीज़ जब मिलता है तो कंप्यूटर की संरचना तैयार होता है। कंप्यूटर की संरचना कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। कंप्यूटर की संरचना कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटर्स की संरचना एक ही तरह की होती है। कंप्यूटर की संरचना प्रोग्राम की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शनल बिहेवियर के साथ समझौता करती है। यह लाइन देखिए थोड़ा सा फिर से। कह रहा है कि कंप्यूटर की संरचना प्रोग्रामर की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के साथ समझौता करती है। यानी कंप्यूटर की जो संरचना प्रोग्रामर होता है उसकी दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के साथ समझौता करता है। कौन? प्रोग्रामर। कह रहा यह सिस्टम की लॉजिकल संरचना को भी परिभाषित करती है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष 1970 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये याद रखने वाला बात है। क्या है कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष 1970 में कौन? जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1970 में। किसके द्वारा? तो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कह रहा कंप्यूटर की संरचना सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है। मतलब कंप्यूटर की जो संरचना है पूर्ण रूपेण से कंप्यूटर बनने में, उसका निर्माण होने में संरचना बहुत योगदान करता है। जैसे कि सारा चीज़ मिल ही का ना कंप्यूटर बनेगा। अब कंप्यूटर में मॉनिटर रहेगा कि कीबोर्ड रहेगा ही नहीं, तो कैसे कंप्यूटर बनेगा? यानी कंप्यूटर बनाने में उसका संरचना होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए, कंप्यूटर के अवयव, यानी कंप्यूटर के अवयव क्या है भाई? तो इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। तो हम इसके पहले वाला क्लास में भी देखे थे कि कंप्यूटर का वर्किंग क्या है कि उसको पहले हम इनपुट देते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है वो, और फिर वो क्या करता है? आउटपुट देता है, और वो क्या होता है? मेमोरी में सेव होता है। तो वही चार चीज़ के बारे में पढ़ना है। अब यही पढ़ना है इसमें कि इनपुट यूनिट जो है ये कौन कौन सा चीज़ होता है, कौन कौन सा चीज़ इनपुट यूनिट कहलाएगा, कंप्यूटर के कौन कौन सा पार्ट्स, और आउटपुट यूनिट कौन कौन सा पार्ट्स होगा, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन कौन सा पार्ट्स होगा कंप्यूटर में, और फिर मेमोरी यूनिट कौन कौन सा पार्ट्स होगा कंप्यूटर में। यही आज हम लोग को पढ़ना है। नोट में दिया हुआ है, सिस्टम यूनिट एक धातु या प्लास्टिक कैस है जो कंप्यूटर के भौतिक भाग को रखता है। डाटा को संसाधित करने वाले घटक इसमें स्थित होते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है?
यहाँ पर हम लोग को देखना है इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट कौन कौन है, आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट कौन कौन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या चीज़ होता है, मेमोरी यूनिट क्या है और मेमोरी यूनिट में क्या क्या होता है, ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या है, कह रहा है इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यहाँ पर एक शब्द आएगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, तो हार्डवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर वह जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो कह रहा है इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है, यानी वे कंप्यूटर्स का पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं, जो डाटा को कंप्यूटर में भेजता है, यानी जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ भेजते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा हम लोग भेजते हैं, उसमें टाइप करके कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, टाइप करके उसको शब्द देते हैं। माउस है, माउस से क्लिक करते हैं, ये सब सारा चीज़ कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, देने में, डाटा को देने में यूज करते हैं। कह रहा है इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। कौन कौन सा कार्य है भाई, देखते हैं। यह यूनिट उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ती है या स्वीकार करती है। सही बात है भाई, यह यूनिट यानी इनपुट यूनिट जो है ये उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ती है और स्वीकार करती है। कौन, इनपुट यूनिट। यह यूनिट निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप अर्थात बाइनरी कोड में बदलती है। बाइनरी कोड आगे जाके पढ़िएगा, देखिएगा, ऐसे बताते हैं। बाइनरी कोड होता है 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 का ही खेल रहता है पूरा कंप्यूटर में। कल जो हम लोग पढ़े थे 2 तरह का, 3 तरह के पढ़े थे। देखिए हम आपको आज दिखा देते हैं, ये कहाँ गया, डिजिटल कंप्यूटर पढ़े थे कार्य के आधार पर कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होता है। तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे एक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और सॉरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर था कि मात्राओं का यूज किया जाता था और डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें अंकों का उपयोग किया जाता था। तो अंकों में कौन कौन सा अंक, तो एक 0 और एक 1, कौन कौन सा अंक, 0 और 1। वही चीज़ यहाँ कर रहा है क्या, कि इसमें बाइनरी कोड का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी कोड में 0 और 1 होता है। अच्छा, 0 का अर्थ होता है निगेटिव और 1 का अर्थ हो जाता है पॉजिटिव कंप्यूटर में। तो वही है कि यह यूनिट निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप अर्थात बाइनरी कोड में बदलती है। मतलब जो भी हम लोग लिखते हैं वो इनपुट जो है 1 और 0 में बदलकर CPU को दे देता है, यही समझना है। कौन, इनपुट डिवाइस। कह रहा है यह इनपुट बदले हुए रूप में इस निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देती है, यानी CPU को भेज देती है। ये इनपुट का काम था, ये इनपुट था। अब आगे हम लोग देखेंगे आउटपुट। क्या देखेंगे, आउटपुट। कह रहा है डाटा और निर्देश को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। यानी कह रहा है कि डाटा और निर्देशों को, यानी जो हमको प्राप्त करना था, जो हम लोग को प्राप्त कराता है कंप्यूटर, या स्क्रीन पर दिखाता है या साउंड से सुनाता है, तो ये सब जो चीज़ है जो परिणाम हमको होता है, तो ये हमको डाटा और निर्देश के रूप में प्रदर्शित करता है। तो जिस यूनिट के द्वारा वह प्रदर्शित करता है उसको हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। आई यूनिट का मतलब हुआ है पार्ट्स, कंप्यूटर्स का पार्ट्स, यानी जिस पार्ट्स के द्वारा वो हमको डाटा या निर्देश को प्रदर्शित करता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कह देते हैं या आउटपुट यूनिट कह देते हैं। तो ये क्या क्या है, प्रिंटर है, यानी प्रिंटर के द्वारा हम कंप्यूटर के द्वारा जो निर्देश होगा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, वो हमको दे सकता है। तो प्रिंटर के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा भी हमको क्या करता है, दिखाता है, दिखाने का काम करता है। यानी इनपुट हुआ जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश भेज सकते हैं, जिस यूनिट के द्वारा, उसको हम इनपुट कहेंगे। और जिस यूनिट के द्वारा कंप्यूटर हमको परिणाम भेजता है उसको आउटपुट कहेंगे। आगे देखिए, कह रहा है आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। क्या क्या किया जाता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये धुंधला सा आ जाता।
कह रहा है यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करती है। यानी यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को स्वीकार करती है, यानी जो कंप्यूटर परिणाम देता है उसको स्वीकार करती है, जो बाइनरी कोड के रूप में होता है, जिसे यूजर के लिए समझना कठिन होता है। यानी कह रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को स्वीकार करती है और जो बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, जिन्हें यूजर के लिए समझना कठिन होता है। दूसरा कह रहा है यह यूनिट उस कोड के रूप में दिए गए परिणामों को यूजर के द्वारा पढ़ने या समझने योग्य रूप में बदलकर देता है। आगे कह रहा है यह यूनिट बदले हुए रूप में परिणामों को यूजर के सक्षम प्रस्तुत करती है। यानी जैसे हम लोग जो सबसे पहले कंप्यूटर में जो इनपुट देते हैं तो उसको वो बाइनरी में बदल देता है। कौन? इनपुट। और इनपुट जब बाइनरी में बदलता है तो फिर वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू में जाने के बाद वह बाइनरी को वर्क करने के बाद हमको आउटपुट के रूप में क्या करके देता है? बाइनरी को हम सब के द्वारा समझे जाने वाले भाषा में बदलकर वह प्रदान करता है। कौन? आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट और आउटपुट हो गया। इनपुट क्या था? इनपुट था कि जिसके थ्रू यानी जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को सूचना या डाटा प्रदान करते थे वह इनपुट कहलाता था, और जिसके द्वारा कंप्यूटर डाटा और सूचना को हम लोग के पास प्रदान करता था वह आउटपुट कहलाता था। अब आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू का शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पढ़ते हैं इसको। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये याद रखने वाला बात है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो सीपीयू का। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू का। सीपीयू को कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर किसको कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है किसको? तो माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू के। जो माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कह रहा है यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइस को कंट्रोल करता है। कह रहा है सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक, ये देखिएगा सीपीयू का काम क्या है? तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। डिकोड मतलब जैसे कि हम लोग जो भेजते हैं जिस भाषा में उसको डिकोड करता है और फिर वो आउटपुट में प्रदान करता है। कह रहा है कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, और कंप्यूटर में जितना भी ऑपरेशन होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू। क्योंकि सीपीयू को ही क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। कह रहा है सीपीयू के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए कि सीपीयू का काम क्या है। कह रहा है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कह रहा है कंप्यूटर में कौन कौन सा कार्य होता है? तो अर्थमेटिक होता है और लॉजिकल ऑपरेशन होता है। अर्थमेटिक होता है और लॉजिकल ऑपरेशन होता है। अर्थमेटिक में मतलब जोड़ घटाव गुना भागा होता है, और लॉजिकल ऑपरेशन मतलब जिसमें लॉजिक होता है छुपा हुआ, वो काम करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। कह रहा है यह निर्देश को डिकोड करता है, डिकोड करने का काम करता है। ये जो निर्देश हम लोग देते हैं उसको डिकोड करता है, डिकोड करके एग्जीक्यूट करता है। अब इसका हम लोग कार्य पढ़ रहे थे, किसका? सीपीयू का। तो कह रहा है यह निर्देश तथा डाटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। यानी सीपीयू जो है डाटा को, दिए गए डाटा को मुख्य मेमोरी से, जो मुख्य मेमोरी होता है उससे रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। किसमें? रजिस्टर में। कह रहा है निर्देशों को क्रमित रूप से क्रियान्वयन करता है, और जो निर्देश होता है उसको क्रमित रूप से यानी रेगुलर रूप से एग्जीक्यूशन करता है। आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। यानी ज़रूरत पड़ने पर आउटपुट डाटा को रजिस्टर से फिर से मुख्य मेमोरी में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। सबसे पहले मुख्य मेमोरी से डाटा को रजिस्टर में स्थानांतरित करता है, और जब आवश्यकता पड़ता है तो डाटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। अब आ गया
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब क्या आ गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसी का पार्ट था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, किसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंक गणितीय क्रियाएं, जैसे भी हम बताए थे कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में जोड़ घटाव गुणा का काम होता है, और फिर अर्थमेटिक में और लॉजिकल ऑपरेशन में लॉजिकल ऑपरेशन का काम होता है। तो कह रहा है कि सीपीयू के लिए सभी प्रकार के अंक गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ घटाव गुणा करना तथा भाग देना और तुलनाएं, जैसे दो वस्तुओं में यह बताता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहलाता है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है जिसमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उसका योग, अंतर, गुणनफल या भागफल प्राप्त हो जाता है। यानी इस यूनिट में ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसके कारण इसमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उसका योग, अंतर, गुणनफल प्राप्त कराता है। कहा इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है। बाइनरी पद्धति मतलब वही 1 और 0 के मेथड में किया जाता है। कहा प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करने या याद रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती है जिन्हें रजिस्टर्स कहा जाता है। यानी कह रहा है कि इसमें जो सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति से होती है तो प्राप्त होने वाली संख्याओं या क्रियाओं के परिणाम जो होता है उसको अस्थायी रूप से, अस्थायी का मतलब हुआ कि जो निश्चित नहीं है यानी फिक्स नहीं है वो अस्थायी हुआ। यानी अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती है जिसे क्या कहा जाता है रजिस्टर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। अब ये रजिस्टर क्या है जो देख लीजिए। कह रहा है यह एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। किस में, रजिस्टर में। रजिस्टर क्या है, तो यह एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। यह बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज यूनिट होती है। यही सिर्फ ध्यान रखना है कि रजिस्टर तो स्टोरेज यूनिट है, रजिस्टर जो है स्टोरेज डिवाइस है या स्टोरेज यूनिट है, लेकिन कैसा स्टोरेज यूनिट है, तो अस्थायी है। कैसा स्टोरेज यूनिट है, तो अस्थायी है। कह रहा है मेमोरी को हायरार्की में रजिस्टर्ड का स्थान सबसे ऊंचा होता है। कह रहा है मेमोरी की हायरार्की में रजिस्टर का सबसे ऊंचा स्थान होता है और ये सीपीयू के डाटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देता है। कौन, हायरार्की। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशील प्रदान करने के लिए रजिस्टर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आगे कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का पार्ट है। यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है, सीपीयू का। कह रहा है यह यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखती है। कौन, कंट्रोल यूनिट, और उसमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजती है। कौन, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन कराना चाहते हैं या उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करती है और उसका क्रियान्वयन करती है। किसी आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरी सभी भागों में उचित निर्देश तथा सिग्नल जारी करती है। डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहा जाता है।
यानी कंट्रोल यूनिट क्या है, तो कंट्रोल यूनिट क्या है, तो कंट्रोल यूनिट है कि जैसे कोई भी काम जो होता है, कोई भी काम को करने के लिए वो पहले क्या करता है, तो जो स्टोर यूनिट होता है, वो स्टोर यूनिट से वो क्रिया काम को समझ लेता है, और काम को समझने के बाद सभी पार्ट्स में सिग्नल क्या करता है, जारी कर देता है कि हाँ भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। वो कंट्रोल यूनिट का काम है। अब आ जाता है उसी में चौथा मेमोरी यूनिट। पहला क्या था, इनपुट यूनिट, दूसरा था आउटपुट यूनिट, तीसरा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा क्या है, मेमोरी यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट था अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में क्या था, जोड़ घटा गुना भाग करना, और कंट्रोल यूनिट में क्या है, वो कंट्रोल कर रहा था। अब मेमोरी यूनिट आएगा। मेमोरी यूनिट कह रहा है मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा और निर्देश को संग्रहित करता है। संग्रहित मतलब रखता है, जमा करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होता है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। करा इसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है। सबसे पहले तो बता रहा है कि मेमोरी क्या है, तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देश को संग्रहित करता है। अब कह रहा है कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। कह रहा है प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है, यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह सीपीयू से सीधे जुड़ी हुई होती है और उसमें स्टोर डाटा को लगातार पढ़ती रहती है। जो प्राइमरी मेमोरी है तो उसमें स्टोर डाटा जो रहती है उसको लगातार पढ़ती रहती है और उनका क्रियान्वयन कराती है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है और इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होता है। यानी बोलेगा कि प्राइमरी मेमोरी में ज़्यादा डाटा रहेगा या सेकेंडरी मेमोरी में, तो किस में रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये खुद कंप्यूटर से जुड़ी रहती है और सेकेंडरी मेमोरी जो रहता है कंप्यूटर से बाहर रहती है। अब कह रहा है सीपीयू से जुड़ी रहती है और सीपीयू से बाहर रहती है। सॉरी। अब आगे है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है समझते हैं आगे। कह रहा यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट है। माइक्रो प्रोसेसर जो है यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी आईसी है। आईसी पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो यह एक सेमीकंडक्टर आईसी पर, सेमीकंडक्टर आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर यह केवल मशीनी भाषा ही समझता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है यह केवल कौन सा भाषा समझता है, तो मशीनी भाषा समझता है। कह रहा है इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। इंटेल का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो 4004 था। जो वैज्ञानिक टेड हॉप और इंजीनियर फ्रेडेरिको ने वर्ष 1971 में विकसित किया था। कह रहा है सबसे पहला इंटेल का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, तो 4004 जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था 1971 में। कौन कौन वैज्ञानिक बनाए थे, तो टेड हॉफ और इंजीनियर फ्रेडेरिको ने। टेड हॉफ और इंजीनियर फ्रेडेरिको ने बनाया था पहला इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाए थे। कह रहा है जिसमें सीपीयू के सभी अवयव एक चिप पर लगाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेसर्स के नाम है, इंटेल है, इंटेल कोर i9 है, डुएल है, पेंटियम i है और आदि बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर है। कह रहा है प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। हम ये चार चीज़ पढ़े, एक इनपुट यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर क्या है, मेमोरी यूनिट। तो इनपुट यूनिट में हम लोग पढ़े हैं कि इनपुट यूनिट
जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम डाटा को डालते हैं वो इनपुट यूनिट कहलाता है। और जिसके द्वारा डाटा को प्रोग्रामर को समझाता है कंप्यूटर, या कंप्यूटर डाटा को प्रोग्रामर को प्रदान करता है, उसको आउटपुट कहते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क है ना। और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो चीज़ होता है, एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। फिर है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें डाटा निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। और ये दो प्रकार के होता है मेमोरी यूनिट, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। पहला प्राइमरी मेमोरी जो होता है सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा कम स्टोरेज रखता है, और सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा ज़्यादा स्टोरेज होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होता है सीपीयू के बाहर होता है। अब आएंगे हम लोग पहला मदरबोर्ड। क्या आएंगे? मदरबोर्ड। करा मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर के केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड आप सुनते होंगे कि मोबाइल का मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, तो वो चीज़ को बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा उसी में लगता है, मदरबोर्ड को ठीक करवाने में। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड को उस चीज़ का सबसे मेन पार्ट माना जाता है, बिना मदरबोर्ड के नहीं वो काम कर सकता है। तो वही करा कि मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मुख्य सर्किट बोर्ड यही होता है, कौन? मदरबोर्ड। इसे मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड पर चिप के कंटेनिंग पॉइंट को सॉकेट कहते हैं। कह रहा है कि मदरबोर्ड पर चिप के कंटेनिंग पॉइंट्स को सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेनिंग पॉइंट को सॉकेट कहते हैं। किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। यानी मदरबोर्ड का जो मुख्य कार्य है वह विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है तो उससे सारा चीज़ जुड़ा हुआ होता है, मॉनिटर भी जुड़ा हुआ होता है, कीबोर्ड भी जुड़ा हुआ होता है, माउस भी जुड़ा हुआ होता है, प्रिंटर भी जुड़ा हुआ होता है। ये सारा का सारा किसके थ्रू कनेक्शन किया हुआ रहता है? मदरबोर्ड के द्वारा। कराइया एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। करा एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में किसके द्वारा? तो माइक्रो प्रोसेसर, क्या चीज़? माइक्रो प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है मदरबोर्ड में। करा इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से अवयव जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं। पहले ही बताया था कि मदरबोर्ड जो है सारा चीज़ों को मेन कनेक्शन करने वाला है। सब चीज़ किसके थ्रू या किसके द्वारा ज्वाइंट रहता है? तो मदरबोर्ड के द्वारा ज्वाइंट रहता है। करा मदरबोर्ड पर कंपोनेंट, मदरबोर्ड पर कंपोनेंट क्या क्या रहता है? तो एक्सपेंशन स्लॉट रहता है। क्या क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट है, फैन है, पीसीआई स्लॉट है। क्या है? पीसीआई स्लॉट है, प्रोसेसर चिप है, सीएमओएस बैटरी है। क्या है? सीएमओएस बैटरी है, एसएमपीएस है, बाईओएस है। अब कह रहा इकाइयों का इंटरकनेक्शन। यानी इंटरकनेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे जोड़ने वाला मदरबोर्ड को सीपीयू से मॉनिटर को जोड़ने वाला, कीबोर्ड से सीपीयू को जोड़ने वाला, माउस से सीपीयू को जोड़ने वाला,
स्पीकर से सीपीयू को जोड़ने वाला को ही इंटर कनेक्शन कहा जा रहा है। जैसे देखिए, सीपीयू डाटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों, डिवाइसों को भेजता है। यानी सीपीयू जो होता है डाटा या सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न भाग में भेजता है। यदि जो स्पीकर का उपयोग होगा तो स्पीकर के पास भेजेगा, प्रिंटर के उपयोग होगा तो प्रिंटर के पास भेजेगा। जिसका जिसका उपयोग होगा सीपीयू उस डाटा को, सूचना को उस डिवाइस के पास भेजेगा। इस आवागमन के लिए, यानी इस आवागमन के लिए, आने जाने के लिए विभिन्न बसें प्रयोग किए जाते हैं। बस मतलब वायर, तार। बस मतलब वायर, तार, वायर और तार प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं, यानी अनेक तार होती है जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरे शब्दों में एक बस ऐसे तारों या कनेक्शन का संग्रह होती है जिससे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। यानी फिर वही बात हुआ कि एक सिग्नल को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जाता है। सीपीयू से भेजा जाता है मॉनिटर में, मॉनिटर से भेजा जाता है सीपीयू में, कीबोर्ड से भेजा जाता है सीपीयू में, सीपीयू से भेजा जाता है कीबोर्ड में। और वो दोनों से डाटा को लाने ले जाने वाले को ही क्या कहते हैं? बस कहते हैं, यानी तार, वायर जो होता है। कह रहा है बस में एक संप्रेषण माध्यम होता है। बस में क्या होता है? संप्रेषण माध्यम। कह रहा कंप्यूटर के अनेक बसें होती है जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर में बहुत सारा तार होता है जिसको दो भाग में बांटा है। एक आंतरिक बस है और एक बाह्य बस है। एक आंतरिक बस है और एक बाह्य बस है। एक आंतरिक बस है और एक बाह्य बस है। आंतरिक बस क्या है? कह रहा यह मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है। यह मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है जिसको आंतरिक बस कहते हैं। मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है उसको आंतरिक बस कहते हैं। जैसे सीपीयू एवं सिस्टम मेमोरी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सीपीयू एवं सिस्टम मेमोरी। इसे सिस्टम बस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिस्टम बस भी कहते हैं। आंतरिक बस निम्न बसों को सम्मिलित करता है। किसको करता है? तो जैसे मेमोरी तथा इनपुट या आउटपुट डिवाइस को दिए जाने वाले निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाया जाता है। यानी कंट्रोल बस द्वारा ले जाया जाता है। मेमोरी, इनपुट या आउटपुट डिवाइस के बीच जो डाटा आदान प्रदान होता है उसको कंट्रोल बस के द्वारा ले जाया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाया जाता है। डाटा के स्थानांतरित करने वाली बस को डाटा बस कहते हैं। यहाँ पर 3 बस दिया है, एक कंट्रोल बस, एक एड्रेस बस और एक डाटा बस। तो देखिएगा ये तीनों जो बस है ये आंतरिक बस कहलाता है। कंट्रोल बस भी और एड्रेस बस भी और डाटा बस भी। तो कह रहा है कंट्रोल बस के द्वारा क्या क्या ले जाया जाता है? तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले निर्देश को कंट्रोल बस कहते हैं। मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले निर्देश को कंट्रोल बस के द्वारा ले जाया जाता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी के एड्रेस, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी के एड्रेस, इसमें एड्रेस का बात कर रहा है, एड्रेस बस द्वारा ले जाया जाता है। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी के एड्रेस को एड्रेस बस द्वारा ले जाया जाता है। और डाटा का स्थानांतरित डाटा बस द्वारा किया जाता है। डाटा बस का स्थानांतरित डाटा बस के द्वारा किया जाता है। आगे कर रहा है बाह्य बस। यह विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स या एक्सपेंशन स्लॉट आदि। अब कर रहा है इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है जो आगे हम लोग समझते हैं। कह रहा है यह घटनाओं के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निर्देश के रूप में होता है जिसे मेमोरी से पढ़ा जाता है और निष्पादित किया जाता है। कह रहा है यह घटनाओं के अनुक्रम मतलब हुआ क्रम से चलता है। अनुक्रम मतलब हुआ क्रम से चलता है। जैसे देखिए पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल निम्न 4 चरण में होती है। कितना चरण में होती है? 4 चरण में। कह रहा फैचिंग। क्या है? फैचिंग। इन चरण में मेमोरी से निर्देश को फैच करके रजिस्टर में लाते हैं। यानी सबसे पहले फैचिंग काम होता है। क्या होता है? फैचिंग होता है। तो फैचिंग में क्या होता है? मेमोरी में जो निर्देश रहता है
उसको फैच करके कहाँ तक लाया जाता है, रजिस्टर तक लाया जाता है। कहाँ तक लाया जाता है, रजिस्टर तक लाया जाता है। कंप्यूटर में सबसे पहले क्या किया जाता है, फैचिंग किया जाता है। किससे, तो मेमोरी से निर्देश को बाहर करके रजिस्टर में ले जाया जाता है, उसको फैचिंग कहते हैं। उसके बाद डिकोड किया जाता है। वो जो फैचिंग रहता है मेमोरी में जो फैचिंग दिया हुआ रहता है, निर्देश वो दिया हुआ रहता है, उसको क्या करता है, रजिस्टर में लाता है। तो उसके बाद उसको डिकोड करता है। क्या करता है, डिकोड करता है। दिए गए निर्देश को डिकोड करते हैं, अर्थात दिए गए निर्देश को व्याख्या करते हैं। कौन, डिकोडिंग। फिर करा निष्पादन, निर्देश का निष्पादन करता है, एग्जीक्यूट करता है, यानी जो काम रहता है वो कर देता है। फिर करा स्टोरेज, निर्देश को स्टोरेज करना। दिए गए चरण में से चरण फर्स्ट और 2 सभी निर्देश के लिए एक समान होता है। फर्स्ट और 2 यानी फैचिंग और डिकोडिंग जरूरी है। सबसे पहले फैचिंग होगा, यानी मेमोरी से निर्देश को बाहर करके रजिस्टर तक लाता है, ये फैचिंग कहलाता है। उसके बाद डिकोड करता है। 1 और 2 सभी निर्देश के लिए एक समान होता है, तथा फैच चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, फैच चक्र कहलाता है। और चरण 3 और 4 सभी निर्देश के लिए अलग अलग होते हैं, जिसे निष्पादन चक्र कहलाता है। यानी 1 और 2 को फैच चक्र कहलाता है, फैचिंग और डिकोडिंग को फैच चक्र कहते हैं, और निष्पादन और स्टोरेज को निष्पादन चक्र कहते हैं। जैसे देखिए, फैचिंग और डिकोडिंग को फैचिंग चक्र कहते हैं, निष्पादन और स्टोरेज को निष्पादन चक्र कहते हैं। अब कह रहा है इन्हें भी जाने भाई, जरा जान लेते हैं। कह रहा है इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। कौन, इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड जो है बिट्स का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। करा यूपीएस ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत प्रदान करता है। कौन, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें एक बैटरी लगा हुआ होता है और ये जो है कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता है। सप्लाई कटने पर कुछ टाइम तक उसको सप्लाई प्रदान करता है। कौन, यूपीएस। फिर कह रहा पावर स्ट्रिप। पावर स्ट्रिप क्या है, यह विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग बॉल आउट लैब की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसे समायोजित करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है। ये था आपका दूसरा चैप्टर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है, डिजाइन होता है, इन्हीं 4 चीज़ों के द्वारा बना हुआ होता है। एक इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग और मेमोरी यूनिट के द्वारा बना हुआ होता है। आइए अब हम इसका क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, करा कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर तो यहाँ दिया नहीं है, संरचना कहते हैं। करा खाली स्थान यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो किस में बदल देती है, इनपुट। क्या, इनपुट। करा इनपुट यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। यानी इनपुट डिवाइस ही होता है जो हम लोग को लैंग्वेज को क्या करता है, ऐसा रूप में बदल देता है कि जिसको क्या कर सकता है, कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। अब बताइए कि कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव क्या है। इसका ऑप्शन पढ़िएगा, इनपुट है, आउटपुट है, और स्टोरेज सिस्टम है, या मॉनिटर है। तो कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए, तो कार्य करने के लिए जब तक इनपुट नहीं रहेगा, यानी जब तक हम लोग कंप्यूटर को निर्देश नहीं देंगे, तो कंप्यूटर किस प्रकार से काम करेगा। कंप्यूटर को जब निर्देश देंगे तभी ना कंप्यूटर काम करेगा। और निर्देश हम लोग किसके द्वारा देंगे,
तो इनपुट के द्वारा देंगे। किसके द्वारा देंगे? इनपुट के द्वारा देंगे। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए सर्वाधिक ज़रूरी क्या है? इनपुट इकाइयाँ। क्या है? इनपुट इकाइयाँ। और हो सकता है यदि जो देता क्या है CPU, तो CPU ऑप्शन में हो सकता था, क्योंकि कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट CPU में होता है, या उसको मदरबोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि मदरबोर्ड होता है। लेकिन कह रहा है कार्य करने के लिए सर्वाधिक ज़रूरी क्या है, और इसमें ऑप्शन में दिया है आउटपुट और स्टोरेज सिस्टम या मॉनिटर। तो मॉनिटर नहीं रहेगा तो कार्य किया जा सकता है, स्टोरेज भी नहीं रहेगा तो बिना स्टोरेज का काम किया जा सकता है, आउटपुट नहीं रहेगा तो बिना आउटपुट के कार्य किया जा सकता है। लेकिन इनपुट ही नहीं रहेगा तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे हम कंप्यूटर का, तो कार्य क्या करेगा? इसलिए इनपुट होगा। आगे है, निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करती है? क्या निरूपित करती है? मोबाइल डिवाइस निरूपित करती है? नहीं। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस मिलकर क्या बनता है? तो सर्किट बोर्ड बनता है? नहीं। कंप्यूटर सिस्टम बनता है? तो हाँ, इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग जब मिल गया तो ये तीनों मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और इसमें एक स्टोरेज भी आ जाता है, लेकिन स्टोरेज यहाँ इसमें नहीं दिया, तो 3 चीज़ दे दिया, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। ये 3 चीज़ ही मेन होता है, तो ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कह रहा है निम्न में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? तो कौन सा है? सिस्टम यूनिट है, या कीबोर्ड है, या माउस है, या मॉनिटर है? तो मॉनिटर भी मुख्य भाग नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है। सिस्टम यूनिट में सारा सिस्टम आ गया, माउस, कीबोर्ड, सब चीज़। तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग क्या है? सिस्टम यूनिट। कह रहा है निम्न में कौन धातु या प्लास्टिक, निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैसे है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? अब इसमें भी कौन रखता है? तो मेन फ्रेम रखता है? नहीं। मॉडेम रखता है? नहीं। प्लेटफॉर्म रखता है? नहीं। CPU रखता है? नहीं। सिस्टम यूनिट ही है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। यानी कंप्यूटर का मदर क्या कहता है, माउस हो गया और मॉनिटर हो गया, सबको मिलाकर ही सिस्टम यूनिट कहते हैं सर। तो इस सिस्टम यूनिट में ही सारा चीज़ मौजूद होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम यूनिट। निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैसे है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? क्या होगा? सिस्टम यूनिट। आगे कह रहा है कि कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित होता है? तो किस में यूनिट स्थित होता है? ये भी सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। इनपुट में थोड़ी ना होता है। इनपुट में तो हम इनपुट देते हैं, आउटपुट से आउटपुट हमको आता है, और स्टोरेज में स्टोर होता है, और ये भी स्टोरेज है। लेकिन सिस्टम यूनिट में सारा चीज़ होता है। प्रोसेसर भी होता है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। तो कह रहा है कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है किस में रहता है? सिस्टम यूनिट में रहता है। आगे, किसी कंप्यूटर के CPU के भाग है। अब CPU के भाग कौन कौन है सुनिएगा। इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग है। ये है, तो हम बताए थे कि CPU में क्या क्या होता है। तो एक कंट्रोल यूनिट होता है। क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और क्या होता है? जैसे देखिए हम यहाँ बताए थे, CPU में क्या क्या होता है? तो अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है CPU में यहाँ से। और क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। यहाँ भी दिया था, CPU कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी कंप्यूटर के CPU के भाग है, कौन कौन भाग है? तो कंट्रोल यूनिट होगा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होगा, और प्राइमरी स्टोरेज होगा। क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज जो है बताए थे कि स्टोरेज 2 प्रकार के, एक प्राइमरी स्टोरेज और एक क्या इधर बताए थे। देखिए, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो था वो CPU से सीधा जुड़ा हुआ होता था, सेकेंडरी मेमोरी था जो CPU से जुड़ा हुआ नहीं होता था। तो वही चीज़ है कि यहाँ कंप्यूटर के CPU का भाग कौन है? तो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, और प्राइमरी स्टोरेज जो भी है वो भी है जो CPU से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज हम पढ़े थे कि CPU से जुड़ा हुआ होता है। कह रहा है CPU का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कह रहा है इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो पेरिफेरल्स द्वारा, या रैम द्वारा, मेमोरी द्वारा, या CPU द्वारा। तो किसके द्वारा? CPU द्वारा। क्यों? क्योंकि CPU जो ही है इनपुट लेता है और फिर वो प्रोसेस करता है और फिर वो आउटपुट देता है। तो इसमें
इनपुट का आउटपुट देने का काम कौन करता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने का काम कौन करता है? तो सीपीयू करता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण यानी बदलने का काम कौन करता है? तो सीपीयू करता है। डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है? तो कहाँ स्टोर होता है बताइए? माउस में थोड़ी ना स्टोर होगा, कीबोर्ड में भी स्टोर नहीं होगा, प्रिंटर में भी नहीं होगा, सीपीयू में होगा। और सीपीयू में कहाँ? तो प्राइमरी मेमोरी में होगा। डाटा और प्रोग्राम किस में होता है? सीपीयू के प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी देता है तो वो ऑप्शन मारते, वो नहीं दिया तो सीपीयू मारेंगे। कह रहा है निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है? तो सीपीयू का कौन सा कार्य करना? डिलीट करना है, या करप्ट करना है, या एडिट करना है, या प्रोसेसिंग करना है? तो बार बार हम पढ़ रहे हैं कि सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायित्व है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है? क्या कहलाती है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप खाली स्थान से बनी होती है। किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है? नहीं। आयरन का बना होता है? नहीं। गोल्ड का बना होता है? नहीं। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। सीपीयू चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। कह रहा कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करता है? तो इसमें भी कौन करता है? तो सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद कौन करता है? सीपीयू करता है। कह रहा प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होता है। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। और प्राइमरी मेमोरी भी होता है। अब कह रहा है एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य है। एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य है क्या है? अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को प्रदर्शित करना है। क्या है? अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को प्रदर्शित करना है। इसका फुल फॉर्म ही समझिए, सीधे पूछ दिया। ए के अर्थमेटिक, एल का लॉजिक ऑपरेशन करना होता है। कह रहा है कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यही जो है कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी यूनिट संयोजित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिट वाइज ऑपरेशन करती है? तो कौन करती है? इसमें भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है, यानी एएलयू करती है। कौन करती है? एएलयू करती है। जहाँ भी आपको दे देगा बाइनरी दे देगा, या लॉजिक ऑपरेशन दे देगा, या कैलकुलेटिंग दे देगा, तो उसका आंसर ज़्यादातर एएलयू ही होगा। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन या यूनिट होगा, यही होगा। कह रहा है निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश और स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? कौन रख सकता है? रजिस्टर रख सकता है। कौन रख सकता है? रजिस्टर रख सकता है। कौन रख सकता है? रजिस्टर रख सकता है। निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो सबसे तीव्र मार्ग प्रदान कौन करता है? तो रजिस्टर करता है। हम पढ़े थे रजिस्टर में कि सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है कौन? रजिस्टर। कह रहा है मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो रजिस्टर का। जैसा देखिए आपको याद होगा, हम पढ़े थे यहाँ पे रजिस्टर में ही पढ़े थे कि मेमोरी की हायरार्की में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। पढ़े थे ना? ये सबसे तीव्र गतिशील प्रदान करने के लिए भी रजिस्टर का व्यापक प्रयोग करता है। यही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा था कि मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? तो रजिस्टर का होता है। किसका? रजिस्टर का। कारण निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है? किसका होता है? रिसोर्स का। किसका होता है? रिसोर्स का। किसका होता है भाई? रिसोर्स का।
कह रहा है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स के गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? तो मशीन साइकिल को भी नियंत्रित कौन करेगा? तो कंट्रोल यूनिट। कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। कह रहा है दूसरी इकाई को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करता है किसको? तो कंट्रोल सिग्नल को। किसको? कंट्रोल सिग्नल को। किसको? कंट्रोल सिग्नल को। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो नर्व सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेंटर। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? नर्व सेंटर कहते हैं। नर्व सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेंटर। निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। कौन नहीं है? निर्देश को पढ़ना, निर्देश की व्याख्या करना, निर्देश को अमल में लाना, ऑपरेशंस को निर्देश करना या उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा एक कार्य नहीं है? तो निर्देश को व्याख्या करना। निर्देश को व्याख्या करने का कार्य इसका नहीं है। किसका? कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट का कि कंट्रोल यूनिट निर्देश को पढ़े, निर्देश को अमल करे, ऑपरेशंस को निर्देश करना कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो करना होता है। व्याख्या करना नहीं होता। निर्देश का व्याख्या करना नहीं होता। आगे है निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है। निम्न में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देश करता है? तो क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। इसमें भी जब निर्देश करने का बात आ गया है तो कौन करता है निर्देश? कंट्रोल यूनिट। कह रहा है निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित होता है? तो किस में स्थित होता है? तो सिस्टम बोर्ड में। किस में? सिस्टम बोर्ड में। डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी किस में स्थित होता है? तो सिस्टम बोर्ड में होता है। किस में होता है? सिस्टम बोर्ड में। माइक्रो प्रोसेसर लाखों खाली स्थान से बना होता है। किससे? ट्रांजिस्टर से। माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। आगे देखिए कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या है? केवल मशीन की भाषा समझता है। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वह केवल मशीन का भाषा समझता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन का भाषा समझता है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी कब? तो 1971 में। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी कब? 1971 में। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी कब? 1971 में। कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। सेंट्रल यूनिट का सभी कार्य कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को और क्या कहते हैं? तो चिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को और क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर है? कौन पहला माइक्रो प्रोसेसर है? तो हम अभी पढ़े थे कुछ देर पहले इंटेल 4004। इंटेल 4004 सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? इंटेल 4004। कह रहा हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है कौन सा है? तो पेंटियम भी है, पेंटियम प्रो भी है, पेंटियम 2 और 3 भी है और पेंटियम 2 भी है। सब है यानी सभी होगा। कह रहा है सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। पढ़े थे हम लोग कि मदरबोर्ड जो है सबसे मेन सर्किट बोर्ड होता है। कह रहा निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? मदरबोर्ड का नाम नहीं है। पढ़े थे मदरबोर्ड का ढेर सारे नाम है। तो सिस्टम बोर्ड ये भी है नाम, मेन बोर्ड ये भी नाम है, लॉजिक बोर्ड ये भी है, कंप्यूटर बोर्ड इसका नाम नहीं है। मदरबोर्ड का कंप्यूटर बोर्ड नाम नहीं है। क्या क्या नाम तो है भाई? मदरबोर्ड का नाम है सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड। कह रहा है मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो सॉकेट्स कहते हैं। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो सॉकेट कहते हैं। कह रहा कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य होता है?
तो इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए होता है। क्या होता है? इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए होता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य होता है? इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए होता है। कह रहा एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? एक प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एक प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कह रहा खाली स्थान कंप्यूटर के मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। क्या है? तो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर के मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड है। कह रहा निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? तो ये भी मदरबोर्ड है, क्योंकि मदरबोर्ड का नाम ही है सिस्टम बोर्ड। कह रहा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो कंट्रोल बस के द्वारा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले निर्देश किसके द्वारा लिए जाते हैं? कंट्रोल बस के द्वारा। किसके बस द्वारा? कंट्रोल बस के द्वारा। और डाटा बस के द्वारा डाटा को लिए जाया जाता है। और एड्रेस बस के द्वारा इनपुट आउटपुट को एड्रेस को लिया जाया जाता है। यानी डाटा बस के द्वारा डाटा को लिया जाया जाता है और एड्रेस बस के द्वारा इनपुट आउटपुट एड्रेस को लिया जाया जाता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दिए जाने वाले निर्देश को कौन ले जाया जाता है? कंट्रोल बस। निर्देश को कौन ले जाता है? कंट्रोल बस। एड्रेस को कौन ले जाता है? एड्रेस बस। और डाटा को कौन ले जाता है? डाटा बस। कह डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस क्या कहलाता है? देखिए वही आ गया डाटा बस। डाटा को स्थानांतरित करने वाला क्या होता है? डाटा बस। सीपीयू तथा पेरिफेरल्स के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं। बस मतलब वही तार वायर, उसको इसमें बस बोला जा रहा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कह रहा है इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फैच चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फैच चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फैच चक्र कहते हैं। कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? देखिए फैच चक्र वाला एक बार और देख लीजिए तो याद हो जाएगा। सबसे पहले फैचिंग होता है, फिर डिकोडिंग होता है। और फैचिंग डिकोडिंग को फैचिंग कहा जाता है। सबसे पहले फैचिंग होता है, फिर डिकोडिंग होता है। और ये प्रथम और द्वितीय को निर्देश को क्या कहते हैं? फैच चक्र कहते हैं। फिर तीसरा में निष्पाद होता है और चौथा में स्टोरेज होता है। तो तीसरा और चौथा को निष्पाद चक्र कहते हैं। वही यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 को क्या कहते हैं? तो फैच चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फैच चक्र कहते हैं। पहले फैच होता है, फिर डिकोडिंग होता है, इसलिए इसको फैच चक्र बोलते हैं। आगे कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करते हैं? तो किस क्रम में निष्पादित करते हैं? एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करते हैं? तो किस क्रम में निष्पादित करते हैं? फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। किसमें? फैच पहले करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? फैच करते हैं, फिर डिकोड करते हैं, फिर क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। फैच, डिकोड और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। आगे आइए, कह रहा है इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है? तो पहला साइकिल फैच होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं में पहला क्या होता है? तो फैच होता है। दूसरा क्या होता है? डिकोड होता है। दूसरा क्या होता है? डिकोड होता है। दूसरा क्या होता है? डिकोड होता है। तीसरा क्या होता है? निष्पादन होता है। तीसरा क्या होता है? निष्पादन होता है। और चौथा क्या होता है? निष्पादन के बाद क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। कह रहा है मशीन में कमांडर को कैरी करने के लिए को क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। मशीन में कमांडर को कैरी करने के लिए क्या कहलाता है? तो एग्जीक्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट कहलाता है। कह रहा खाली स्थान आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डिकोडिंग। डिकोडिंग आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया होती है। क्या? डिकोडिंग। डिकोडिंग आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया होती है। यानी आदेश जो पूरा करता है उसको क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग कहते हैं। संक्षिप्त यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होगा। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होगा। आगे कह रहा है एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप
पावर के साथ तैयार करता है उसको क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं। और निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? तो कौन नहीं है कंप्यूटर का अभिन्न अंग? कौन नहीं है? तो सीपीयू है, माउस अभिन्न अंग नहीं है तो सीपीयू भी है, माउस भी है, मॉनिटर भी है, स्कैनर भी है। यूपीएस नहीं है। बिना यूपीएस के कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन यूपीएस इसलिए रहता है क्योंकि डायरेक्ट पावर सप्लाई कट होने पर क्या हो, सिस्टम बंद ना हो, इसलिए यूपीएस दिया हुआ रहता है। बिना यूपीएस के कंप्यूटर चल सकता है, इसलिए कंप्यूटर का अभिन्न अंग क्या नहीं है? तो यूपीएस। कह रहा पावर ट्रिप क्या है? कह रहा पावर ट्रिप जो है यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग बॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाला उपकरण हो सकता है, पावर ट्रिप कहलाता है। ये आपका सेकेंड चैप्टर आज ख़त्म हुआ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आगे का क्लास में हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी हम लोग जो अभी पढ़े थे कुछ देर पहले कि इनपुट वैसा हार्डवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, तो हम बताए थे उस समय कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर का वो पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और वो पार्ट जो इसको छू और देख नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो वही चीज़ अगला क्लास में हम लोग को पढ़ना है, हार्डवेयर। बाकी के लिए धन्यवाद। यदि आपको लगता है आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है तो बगल में एक लाइक वाला बटन रहता है भाई, उसको दबा दीजिएगा, समझिए वही गुरु दक्षिणा हुआ। बाकी के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे।